नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग चैप्टर सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थता की सीमा हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर, ताकि हम उस डाउट को अगले वीडियो में दूर कर सकें। तो आइए हम देखते हैं इलास्टिक लिमिट क्या होता है। हमने इलास्टिसिटी पढ़ा था कि जब किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो उसके आकार में या लंबाई में परिवर्तन होता है, पुनः उस बल को हटा लेने पर वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो पदार्थ के इस गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं, और यह गुण जिस पदार्थ में पाया जाता है उसे प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमें पढ़ना है प्रत्यास्थता सीमा पढ़ना है। तो हम कोई भी एक प्रत्यास्थ पदार्थ ले लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि एक प्रत्यास्थ पदार्थ है, या ले रहे हैं, और इसको हम एक सिरा फिक्स कर दे रहे हैं, और यहाँ पर अब हम इसको फोर्स लगा रहे हैं F नीचे की तरफ, ठीक है। अब जब मान लेते हैं इसकी लंबाई क्या है, L है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर जब फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पर इसका वृद्धि यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। प्रतिबल लगा रहे हैं तो प्रतिबल लगाने के बाद क्या होगा, यहाँ तक मान लीजिए बढ़ गया। अब प्रतिबल को जब हम हटा लेते हैं तो पुनः यह क्या हो रहा है, अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। जैसे आप रबर को ही ध्यान में रख करके सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर रबर ही लगाया है, उसको हम कुछ बल लगाते हैं तो यानी कि उसकी लंबाई में वृद्धि होता है, फिर छोड़ देते हैं, वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता है। अब हम जो ये प्रतिबल है या बल है, इसको हम अब बढ़ाते जाएं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हम बढ़ाते जाएं तो ये क्या होगा, मान लीजिए अब यहाँ तक हुआ, ठीक। अब फिर हमने बल को हटाया, फिर ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएगा। अब इस पोजीशन के बाद अगर मान लेते हैं अगर इससे अधिक बल लगाते हैं तो वह अपने प्रारंभिक अवस्था में आता है, लेकिन वह अपने पूर्णतः प्रारंभिक अवस्था में ना आकर के उसमें कुछ परिवर्तन होता है। तो वही मैक्सिमम जो वैल्यू होती है, वही प्रतिबल जिस पर कि वह पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता है, तो वही क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता की सीमा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रतिबल तीव्रता का वह अधिकतम मान जिस पर वस्तु प्रत्यास्थ बनी रहती है प्रत्यास्थता सीमा कहलाती है। इसका मतलब ये है कि वह मैक्सिमम प्रतिबल जहाँ तक कि कोई भी प्रत्यास्थ पदार्थ वह प्रत्यास्थ बनी रहती है, वही उसकी क्या कहलाती है, प्रत्यास्थता की सीमा। उससे अधिक करने पर वह पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं होता है, उसमें कुछ विकृति आ जाती है, यानी कि वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता है। तो वही क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं हुक का नियम यानी हुक्स लॉ। तो जैसे ये भी क्या है, प्रत्यास्थता सीमा पर ही आधारित है। हम जैसे एक क्या है, यही एक लंबाई का क्या है, लंबाई का मान लेते हैं, यही एक क्या है, प्रत्यास्थ पदार्थ का छड़ है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन्होंने कहा प्रत्यास्थता सीमा के भीतर अगर हम किसी भी प्रत्यास्थ वस्तु पर बल लगाएं, तो हमने मान लिया हम इस पर लगा रहे हैं 100 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का, इस पर हम मान लेते हैं फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लंबाई में हम मान लेते हैं 1 mm की वृद्धि हो रही है यहाँ पर, ठीक। मान लेते हैं कितनी की वृद्धि हो रही है, 1 mm। हम इसका एक डायग्राम क्या है, आरेख ग्राफ बना रहे हैं, तो इससे अच्छा समझ में आएगा। इस प्रकार से अगर हम इस पर क्या करें, प्रतिबल को शो कर दें, प्रतिबल, और इस पर स्ट्रेन, ठीक है, विकृति, और ये स्ट्रेन को ई से प्रदर्शित करते हैं, इसको सिग्मा से अगर हम प्रदर्शित कर दें, तो अगर हम इस पर 100 यानी कि 100 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का हम फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर
कितना हो रहा है, हम मान लेते हैं 1 mm हो रहा है, ये किस में है, mm में है मान लेते हैं। अब हम इस बल को हटा देते हैं तो यह क्या है, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, 200 न्यूटन का जब फोर्स लगा रहे, प्रतिबल लगा रहे हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का, तो इसमें कितने का हो रहा है, 2 mm का हो जा रहा है, यानी कि कहाँ पर है, ये 2 हो जा रहा है और ये 200 हो जा रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं हम 300 न्यूटन प्रति mm का अगर इस पर फोर्स लगाएं, 300 न्यूटन का, तो कितना वृद्धि हो रहा है, 3 का हो रहा है। तो इस प्रकार से हम, ये 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। तो एक ऐसी सीमा आएगी जिसके बाद क्या होगा, पुनः वह अपनी प्रत्यास्थता खो देगा। तो इस प्रकार से हुक ने यह देखा कि प्रत्यास्थता सीमा के भीतर जो प्रतिबल है वह विकृति के समानुपाती है, यानी कि इनके अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो समान रहेगा तो एक हम देखते हैं कि सरल रेखा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हुक ने क्या बताया कि प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल तीव्रता उससे संबंधित विकृति के समानुपाती होता है, यानी कि अगर हम प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल बढ़ाते जाए तो उसी अनुपात में भी क्या होगा, स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हुक के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रतिबल यानी प्रतिबल तीव्रता प्रोपोर्शनल टू विकृति, यानी प्रतिबल तीव्रता क्या होती है, प्रत्यास्थता सीमा के भीतर विकृति के समानुपाती होती है। इसका मतलब यही समझेंगे ऐसे है कि जैसे जैसे हम प्रतिबल तीव्रता का मान बढ़ाएंगे उसी ही रेशियो में क्या होगा, स्ट्रेन का भी मान बढ़ेगा। कहाँ तक, प्रत्यास्थता सीमा के भीतर। तो इस प्रकार से प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको अगर प्रतिबल तीव्रता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करें, इसको ई से प्रदर्शित करें, ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन जब हम जानते हैं कि जब इसको प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट जुड़ता है। तो अगर हम मान लेते हैं सिग्मा बराबर इसको ई ए स्मॉल ई हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये ई है हम लिख देते हैं जहाँ कैपिटल ई क्या है, इसको हम बोलते हैं हुक्स कांस्टेंट, या इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, तब हम करें तो ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान ई, यानी प्रतिबल तीव्रता बटे विकृति, ठीक है। ये हुक का, ये क्या है, हुक कांस्टेंट है, या इसी को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि अब इसका अगर हम देखें, इसका अगर हम बीमा की बात करें, सूत्र क्या हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि विकृति का मात्रक कोई होता है नहीं होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ई का मात्रक, यानी ई का मात्रक क्या हो जाएगा, ये विकृति क्या है, विमाहीन राशि है, तो ई का मात्रक वही होगा जो प्रतिबल तीव्रता का मात्रक होता है। तो इस प्रकार से ई का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने हुक का नियम, प्रत्यास्थता सीमा को जाना। अब आइए हम लोग एक एक करके जितने भी मापांक हैं, मॉडुलस हैं, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहला है यंग मॉडुलस, ठीक है। यंग मॉडुलस हम किसको बोलेंगे, आइए उसको हम समझते हैं। जैसे एक हमारे पास क्या है, एक हमने ये इलास्टिक पदार्थ ले लिया। अब इस पर हम क्या कर सकते हैं, या तो संपीड़न में भी प्रतिबल उत्पन्न कर सकते हैं, या हम तनाव में भी उत्पन्न कर सकते हैं, हम मान लेते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि फोर्स उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, इसके लंबाई में परिवर्तन कर रहे हैं। तो अब इसके कारण क्या होगा,
हम मान लेते हैं इसकी लंबाई L है, ठीक है, इसकी लंबाई L है। अब हम जब फोर्स लगा रहे हैं इसमें, मान लेते हैं, तो इसमें प्रतिबल भी उत्पन्न होगा। अब इसकी लंबाई जो है कि यहाँ तक आ गई, डेल्टा L हो जा रही है। तो ये जो परिवर्तन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, जो यह विकृति होगी उसको हम अनुदैर्ध्य विकृति बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रत्यास्थता सीमा के भीतर सीधा प्रतिबल एवं उससे उपजी अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग मापांक कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से हम क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से कैपिटल ई बराबर क्या हो जाएगा, सीधा प्रतिबल यानी डायरेक्ट स्ट्रेस हो जाएगा, प्रतिबल डायरेक्ट स्ट्रेस अपान, ये अनुदैर्ध्य विकृति है, अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, सीधा, इसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस बोलते हैं। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, मात्रक क्या होगा, तो मात्रक हम जानते हैं विकृति का मात्रक होता नहीं है, तो प्रतिबल का जो मात्रक होगा वही यंग मॉडुलस का भी मात्रक होगा। तो इस प्रकार से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, यही क्या होगा, इसका मात्रक होगा। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, जो क्या होता है इसके अक्ष पर लगता है, ठीक है, यहाँ पर लगता है, वही क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्ट्रेस। और अनुदैर्ध्य विकृति का जो रेशियो होता है वही यंग मॉडुलस कहलाता है। अगर हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करें, कर्तन विकृति, कर्तन मापांक की बात करें, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता सीमा के भीतर कर्तन प्रतिबल एवं उससे उपजी कर्तन विकृति के अनुपात को कर्तन मापांक कहते हैं और इसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम मान लें कर्तन जो प्रतिबल है उसको हम मान लेते हैं कितना है, सिग्मा है, ठीक है, और इससे उपजी जो विकृति है अगर हम मान लेते हैं फाई है, तो इस प्रकार से कर्तन मापांक G बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान फाई हो जाएगा। अगर हम इसके जो है कि मात्रक की बात करें कि मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका भी मात्रक होगा। अगर हम तीसरा क्या है, बल्क मॉडुलस यानी आयतन मापांक है, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, प्रत्यास्थता सीमा के भीतर सीधा प्रतिबल यानी हाइड्रो प्रेशर इंटेंसिटी एवं उससे उपजी आयतन विकृति के अनुपात को आयतन मापांक कहते हैं। इसे कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से कैपिटल K बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस अपान क्या हो जाएगा, फिर जो है कि आयतन विकृति, ठीक है, यानी वॉल्यूम स्ट्रेन का जो रेशियो होगा यह क्या कहलाएगा, आयतन मापांक कहलाएगा। अगर के बराबर क्या हो गया, डायरेक्ट स्ट्रेस अपान वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर हम डायरेक्ट स्ट्रेस को कैसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को अगर हम EV से प्रदर्शित करें तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर P अपान EV हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका मात्रक ये यानी विकृति का मात्रक तो होता नहीं है और P का मात्रक होता है प्रतिबल तीव्रता का मात्रक होता है, तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तीनों में कॉमन क्या देख रहे हैं, तीनों का मात्रक क्या है, सेम है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। अब आइए हम लोग पॉइसन रेशियो के देखते हैं कि पॉइसन रेशियो क्या होता है। हम जब किसी जैसे कोई एक ले रहे हैं, प्रत्यास्थ पदार्थ ले रहे हैं, प्रत्यास्थ वस्तु ले रहे हैं, ठीक है,
जैसे यह हमने एक प्रत्यास्थ वस्तु ले लिया, ठीक है, और एक किस प्रकार का है, गोल टाइप का है, इस प्रकार का है यह। हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, कुछ इस टाइप का है, ठीक है, ठीक, इस प्रकार से है यह। अब इस समय अगर हम मान लेते हैं इसका जो डायामीटर है, यह डायामीटर है, ठीक, वह क्या है, डी है। इस समय इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, तो इसका डायामीटर कितना है, डी मान ले रहे हैं, ठीक, और इसकी जो लंबाई हम मान ले रहे हैं एल है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर तनाव बल लगा रहे हैं, ठीक है, तनाव बल लगा रहे हैं, इस प्रकार से इस पर तनाव बल लगा रहे हैं। जब बल लगाएंगे तो इसका क्या होगा, लंबाई बढ़ेगा। जैसे आप रबर को ही ले, तो रबर को जब आप खींचते हैं, तनाव उत्पन्न करते हैं, तो उसके लंबाई में वृद्धि होता है। तो उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो रबर का डायामीटर है वह कम होता जाता है, ठीक है, जितना हम उसको खींचते जाते हैं उसका डायामीटर उतना ही कम होता जाता है। तो इस प्रकार से जब हम तार को या किसी चीज़ को खींचेंगे तो क्या होगा, अब फोर्स लगाए तो इसका तो लंबाई बढ़ेगा, ठीक है, लंबाई बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, हम मान लेते हैं लंबाई इसका बढ़ा, इस प्रकार से बढ़ेगा, ठीक, इस प्रकार से इसका लंबाई बढ़ेगा, लेकिन जो इसका डायामीटर है वह क्या होगा, कम होगा, इस प्रकार से हो जाएगा, घट जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब डायामीटर क्या होगा, कम होगा, लेकिन लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसके पार्श्व विकृति, जो ये उत्पन्न हो रहा है, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति, पार्श्व विकृति। अब जो ये वाला हम अगर बात करें लंबाई वाला, ठीक है, पहले हम पार्श्व विकृति किसको बोलेंगे, पार्श्व विकृति, लैटरल स्ट्रेन क्या है। अगर हम मान लेते हैं पहले कितना था, डी था व्यास, और जो परिवर्तन कितना हुआ इसमें, हम मान लेते हैं कि डेल्टा डी इसमें परिवर्तन हुआ। तो क्या होता है, जो कि आयतन में परिवर्तन यानी डेल्टा डी, यानी इसके व्यास में, सॉरी, इसके व्यास में परिवर्तन कितना हो रहा है, डेल्टा डी का, और प्रारंभिक कितना है, डी है, ठीक है। और इसके अगर हम ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, अनुदैर्ध्य विकृति है, इसको हम माप लें कितना है, तो अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति यानी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, इसके लंबाई में जो परिवर्तन है, अगर हम मान लेते हैं डेल्टा एल है, तो डेल्टा एल अपान एल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पार्श्विक विकृति लैटरल स्ट्रेन किसको बोलेंगे, जो इसके व्यास में जो परिवर्तन हो रहा है वही, यानी कि इसके बगल में, पार्श्व में इसका होता है बगल होता है, जो इसके डायामीटर में परिवर्तन हो रहा है उसके कारण जो विकृति उत्पन्न हो रही है वही क्या कहलाती है, पार्श्व विकृति कहलाती है। तो इस प्रकार से पॉइसन रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, पॉइसन अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, लैटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पॉइसन रेशियो को क्या कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के या किसी भी वस्तु के लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का अनुपात को क्या बोलते हैं, पॉइसन अनुपात बोलते हैं। यह भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है। तो इस प्रकार से हमने इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और हुक का नियम और
हमने पॉइजन अनुपात को समझा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम उस डाउट को अगले वीडियो में दूर करने का प्रयास करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।